तो और बच्चा पार्टी कैसे हो आप लोग। तो आज हम देखते हैं चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है आपका प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। ठीक, ये क्वेश्चन करने से पहले एक्चुअली मुझे जो मेरा मानना है वो ये कि इस क्वेश्चन का बेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगर आप इस क्वेश्चन का छोटा सा एक बेस समझ लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कंप्लीटली। ठीक, तो पहले छोटे छोटे से 4 टॉपिक देखते हैं, फिर वापस हम इस क्वेश्चन पे आएंगे। देखो, सबसे पहला जो टॉपिक हमें इसके अंदर जानना है वो है को प्राइम नंबर्स। देखो, सबसे पहले को प्राइम नंबर क्या होते हैं भाई? ऐसे नंबर्स जिनका HCF 1 हो को प्राइम नंबर कहलाते हैं। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास कोई 2 नंबर हैं या मल्टीपल नंबर हैं, उनका HCF अगर 1 आ रहा है तो वो को प्राइम है। तो एक एग्जाम्पल लेकर के इसे समझते हैं। भाई मैं आपसे पूछूं कि 2 नंबर है मेरे पास 16 और 25, क्या ये दोनों को प्राइम हैं? तो आप कहोगे सर इनका HCF निकाल लो और देख लो कि 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। राइट, तो देखो HCF निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 16 के फैक्टर। ठीक, तो 16 के फैक्टर क्या होंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 8 टाइम्स, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम, फिर 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, 2 को 2 से 1। राइट, तो जो 16 के मेरे पास फैक्टर आए हैं वो आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 4 टाइम्स आ रहा है तो आप लिख सकते हैं 2 की पावर 4। ठीक, अब देखते हैं अगला नंबर जो कि 25। 25 की क्या क्या फैक्टर आएंगे? 25 आपको 5 से जाएगा 5 टाइम और 5 से 1 टाइम। इसका मतलब है कि 25 के जो मेरे पास फैक्टर आए हैं वो आए हैं 5 इंटू 5। ठीक, आप इसे लिख सकते हैं 5 2 टाइम्स आया तो 5 की पावर 2। ठीक, अब देखते हैं HCF। HCF क्या होता है? जो भी हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हैं उनके बीच में से कॉमन नंबर। राइट, तो देखो यहाँ पे फैक्टर्स है 2 की पावर 4 और यहाँ पे 5 की पावर 2, यानी कि यहाँ पे फैक्टर आ रहा है 2 और यहाँ पे आ रहा है 5। मतलब कुछ तो कॉमन नहीं है। मतलब अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए था, तो मैं 2 कॉमन निकाल लेता। अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 होना चाहिए, तो मैं 5 कॉमन निकाल देता। इसका मतलब है इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है। और जब कोई भी नंबर कॉमन नहीं आता वहां पे आता है 1। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि देखो 2 की 4 टाइम्स मल्टीप्लाई के अलावा 1 भी तो इसका एक फैक्टर है। भाई हर नंबर का 1 भी एक फैक्टर होता है। 2 4 टाइम्स है फिर 1। भाई 1 में अधिकतर मतलब हम लोग इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि किसी भी नंबर के आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर 1 आ रहेगा। राइट, और वैसे भी हम प्राइम फैक्टर से लिख रहे हैं तो हम इसलिए 1 नहीं लिखते हैं। अगर हम यहाँ पे 1 लिखें क्योंकि 1 इसका एक फैक्टर है, सिमिलरली यहाँ पे भी 1 इसका एक फैक्टर है। ठीक, तो इनके बीच में से जो कॉमन नंबर आ रहा है वो 1 आ रहा है, तो इसका HCF हो गया 1। ठीक, तो यानी कि इन 2 नंबर का जो HCF आ रहा है मेरे पास वो आ रहा है 1। तो मैं ये कहूंगा कि 16 और 25 कैसे नंबर हैं? को प्राइम नंबर। चलो, ये तो था इसे एज ए क्वेश्चन समझना। अब मैं इसकी एक डेफिनेशन देखता हूं। ठीक, देखो इन दोनों नंबर्स में से मैं ये कह रहा हूं कि क्या HCF 1 का मतलब ये नहीं है कि इन दोनों नंबर्स में से कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं आया। ठीक, अगर इन दोनों में से कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आया तो मैं को प्राइम नंबर की एक डेफिनेशन लिखता हूं कि द पेयर ऑफ नंबर्स which do not have any common factor ठीक, मतलब वो पेयर ऑफ नंबर्स जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर ना हो को प्राइम नंबर कहलाते हैं। बहुत सिंपल से वर्डों में इसका अगले क्वेश्चन में मतलब जो आपका रूट 5 वाला क्वेश्चन है उसके अंदर यूज है। ठीक, चलो इसके अलावा भी एक छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं, रेशनल नंबर। सबसे पहले देखते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? देखो जैसे कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, ऐसे नंबर जो रेशियो की फॉर्म में हो रेशनल नंबर कहलाते हैं। राइट, तो रेशियो की फॉर्म में कौन से नंबर होते हैं?
जिन्हें हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते पाते हैं, या फिर हम कहें कि ऐसे नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में है। P अपॉन Q एक तरीके से क्या है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, वही तो रेशियो में हो गए, वही तो रेशनल नंबर हो गए। ठीक, तो ऐसे नंबर जिन्हें P अपॉन Q की फॉर्म में लिख पा रहे हो रेशनल नंबर है। ठीक, जहां पे Q इज नॉट इक्वल टू 0। एकमात्र कंडीशन इसकी ये है कि जो नीचे वाला नंबर है डिनोमिनेटर, ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, और P और Q क्या है यहाँ पर, P और Q है आपके इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या, इंटीजर्स होते हैं आपके पॉजिटिव नंबर, 0 और निगेटिव नंबर। राइट, यानी कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं मेरे पास 0, 1, 2, 3, 4, और निगेटिव नंबर्स होते हैं, है ना, ये आपके होते हैं इंटीजर्स। ठीक, तो वो ये कह रहा है कि P और Q आपके जो सिंपल नंबर होते हैं, बिना पॉइंट वाले नंबर या कंप्लीट नंबर, वो होने चाहिए इंटीजर्स। राइट, चलो तो अब मैं देखता हूं कि मैं एक बार इसको समराइज करके देखता हूं कि रेशनल नंबर क्या है। ऐसे नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, और P और Q क्या है आपके इंटीजर्स। बस ये 3 चीज आप समझ लीजिए रेशनल नंबर के बारे में। और एग्जाम्पल ले लेते हैं एक दो, थोड़ा बेहतर समझ में आ जाएगा। देखो, अगर मैं आपसे कहूं 2 अपॉन 5, 2 अपॉन 5 ये कैसा नंबर है, तो आप कहोगे सर ये P अपॉन Q की फॉर्म में है, इसलिए ये रेशनल नंबर है। बिल्कुल ठीक। अब मैं अगर आपसे कहूं -7 कि कैसा नंबर है, तो आप कहोगे सर ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे हम 1 तो लिख ही सकते हैं। ठीक, अगर मैं इसके नीचे 1 लिख सकता हूं, इसका मतलब है ये P अपॉन Q की फॉर्म में हो गया। और देखो ये दोनों इंटीजर्स हैं। ठीक, सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं 0 ये कैसा नंबर है, तो आप कहोगे सर ये भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इसके नीचे भी आप एक लगा सकते हैं। राइट, तो रेशनल नंबर हो गए। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं 5 अपॉन 0 क्या एक रेशनल नंबर है, तब आप कहोगे नहीं। क्यों? क्योंकि जो Q है, जो डिनोमिनेटर में नंबर है, वो 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तो 0 आ रहा है, इसका मतलब है ये नंबर आपका रेशनल नंबर नहीं। तो क्वेश्चन से पहले एक छोटी सी थ्योरम और देख लेते हैं। थ्योरम क्या कह रही है कि लेट P बी ए प्राइम नंबर, यानी कि P एक प्राइम नंबर है। वो कह रहा है कि अगर P a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो P a को भी डिवाइड करेगा। अगर P a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो P a को भी डिवाइड करेगा, जहां पे a क्या है, एक इंटीजर। ठीक, चलो एक एग्जांपल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। मैं कोई एक ऐसी रैंडमली इंटीजर मान लेता हूं, a लेट्स से 9। ठीक, इंटीजर है, तो इसका a स्क्वायर कितना होगा, आप कहोगे 9 का स्क्वायर मतलब 81। ठीक, चलो अब मैं ऐसे ही एक कोई प्राइम नंबर ले लेता हूं, लेट्स से 3। जो अभी कंडीशन दे रहा है, इस कंडीशन में इन चीजों को रख के देखते हैं। ये कह रहा है कि P अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो आप देखो 3 से डिवाइड करके a स्क्वायर को, P से a स्क्वायर को डिवाइड करेंगे 27 टाइम्स चला जाएगा, 27 3 से 81, यानी कि P a स्क्वायर को कंडीशन डिवाइड कर रहा है। तो अब इसकी अगली कंडीशन क्या है, मतलब इस कंडीशन के बाद में क्या कहता है वो कह रहा है अगर P a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो P a को भी करेगा। ठीक, तो देखो आप 3 से क्या a डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 9 डिवाइड हो जाएगा, ऑब्वियसली हो रहा है 3 टाइम्स, यानी कि ये जो थ्योरम है वो बिल्कुल सही है। देखो ये क्वेश्चन समझने से पहले मैं आपको 2 चीजें बताना चाहता हूँ। पहला तो क्या कि इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो सिर्फ √5 के लिए नहीं है। अंडर रूट के अंदर आपका कोई भी प्राइम नंबर हो, लेट्स से √2, √3, √7, √11, कोई भी नंबर हो, √13, सभी के लिए ये सॉल्यूशन है। ठीक, सेम ही सॉल्यूशन है, सिर्फ वो नंबर चेंज हो जाएगा। ठीक, पहली चीज। और दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, ये क्वेश्चन कराने से पहले देखो, मेरा मकसद सिर्फ ये क्वेश्चन कराना नहीं है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको देना है। मतलब मैं इस बात को 101% गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन करने के बाद आपको एक सिंगल भी डाउट इस क्वेश्चन के अंदर नहीं रह सकता, एक जरा सा भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक, चलो तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। देखो क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है भाई, ये हमसे कह रहा है कि √5 को आपको इरेशनल प्रूफ करना है। ठीक, ये हमसे कह रहा है
कि अंडर रूट 5 को आपको इरेशनल प्रूफ करना है। मतलब कि मैं थोड़ी देर के लिए ये मान लेता हूं कि अंडर रूट 5 एक रेशनल नंबर है, ठीक, और फिर मैं खुद को ही गलत साबित कर दूंगा, तो इसका मतलब है कि अंडर रूट 5 एक रेशनल नंबर है। भाई पहले मैं अगर ये मान लेता हूँ कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है और फिर मैं खुद को कह दूंगा कि यार मुझसे गलती होगी, मैंने गलत मान लिया, इसका मतलब ये कि रेशनल नंबर है, ठीक। तो क्वेश्चन शुरू यहीं से करना है। लेट अस एज्यूम अंडर रूट 5 इज रेशनल। भाई अगर अंडर रूट 5 एक रेशनल नंबर है तो अभी जो हमने मतलब रेशनल नंबर की डेफिनेशन देखी है उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि अंडर रूट 5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू, क्योंकि रेशनल नंबर को आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। भाई रेशनल नंबर मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक। आप चाहो तो इसे ए अपॉन बी लिख दो, इसे पी अपॉन क्यू लिख लो, आर अपॉन एस लिख लो, जो आप चाहो वो लिख लो, बशर्ते वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ही रहना चाहिए, ठीक। चलो अब अगर एक रेशनल नंबर है तो उसकी दो छोटी छोटी कंडीशंस भी बताई थी, क्या कि Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, Q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक। और दूसरी मैंने एक कंडीशन ये बताई थी यहां पर कि P और Q क्या है आपके इंटीजर्स, यही तो बताया था। चलो रेशनल नंबर की डेफिनेशन के हिसाब से इसे P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, Q इज नॉट इक्वल टू 0 और P और Q क्या है आपके इंटीजर्स, ठीक। चलो भाई मैं ये मान के चल रहा हूं कि P और Q क्या है अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में, यानी कि ये दोनों कोप्राइम है, ठीक। यानी कि वेयर मैं ये कह सकता हूं कि P, Q आर कोप्राइम। भाई देखो कोप्राइम का मतलब क्या है, कोप्राइम का मैंने अभी डेफिनेशन में मतलब बताया आपको कि ऐसे दो नंबर्स या दो से ज्यादा नंबर जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर ना हो। तो मैं इसकी डेफिनेशन को और थोड़ा इंप्रूव करके लिखता हूं, तो मैं लिख सकता हूं हैज P, Q do not have any common factor। भाई देखो इसको और थोड़ा डीप में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कह रहा है, क्योंकि क्वेश्चन का बेस यहीं पे टिका हुआ है। वो कह रहा है कि P और Q कोप्राइम है। भाई कोप्राइम का मतलब है कि उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक। कॉमन का मतलब क्या है, देखो कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना, राइट। अब आप कहोगे कैसे, चलो देखो मैं देखता हूं, मतलब इस चीज को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। भाई मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे पास एक नंबर है लेट्स से 6 + 10 और मैं आपसे कहूं इसके अंदर से कॉमन लो, तो आप कहोगे कि सर 2 आ जाएगा कॉमन, यहाँ पे बचेगा 3 और यहाँ पे बचेगा 5। तो आपने बेसिकली क्या किया होगा, आपने 6 को 2 से डिवाइड किया होगा तब 3 आया होगा, और 10 को 2 से डिवाइड किया होगा तब 5 आया होगा। तो इसका मतलब है कि आपने डिवाइड ही तो किया है। कॉमन का मतलब क्या होगा, डिवाइड करना, राइट। चलो तो इसका मतलब है कि अगर कॉमन का मतलब डिवाइड करना है तो क्या मैं यहां से ये कह सकता हूं कि P और Q को कोई भी नंबर डिवाइड नहीं कर रहा होगा, कॉमन नंबर, ठीक। P और Q कोप्राइम है, इसका मतलब यह है कि P और Q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, और इसका सिंपलेस्ट मतलब यह है कि P और Q को कोई भी नंबर डिवाइड नहीं कर रहा है, एक नंबर, ठीक। तो अब मुझे पूरे क्वेश्चन में सिर्फ यही प्रूफ करना है कि हाँ एक नंबर ऐसा है जो P और Q को डिवाइड कर रहा है। मतलब अगर मैं ये प्रूफ कर पाया कि P और Q को एक नंबर डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो कोप्राइम में नहीं है, अगर वो कोप्राइम में नहीं है तो वो रेशनल भी नहीं है, ठीक। चलो तो अब हम अपना क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। देखो कि √5 = P अपॉन Q था हमारे पास, Q को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा आपके पास √5 Q = P। भाई क्यों, क्योंकि P Q अगर आपका डिवाइड में है तो इधर ज्यादा करके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक। अब आप दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक। आप कहोगे क्या कर रहे हो, छोटा सा एक्सप्रेशन आप देखते रहिए, इसको क्या हो रहा है कि √5 Q इसका स्क्वायर आप अलग कर दीजिए और P का स्क्वायर अलग, दोनों साइड स्क्वायर करना है। तो √5 और Q इनका स्क्वायर कैसे होगा कि √5 का स्क्वायर अलग होगा और Q का स्क्वायर अलग होगा, यानी कि √5 का स्क्वायर आप अलग लगा दो और Q का स्क्वायर आप अलग लगा दो, = P², ठीक। ऐसे ही तो होता है भाई। देखो
अगर मैं कह रहा हूँ कि दो नंबर मेरे पास है, लेट से m इंटू n, और मैं इनका स्क्वायर कर रहा हूँ, तो रूल क्या कह रहा है कि आप m का स्क्वायर अलग कर लो और n का स्क्वायर अलग कर लो, यही तो नियम है। ठीक, तो देखो मैंने इनका अलग अलग स्क्वायर कर दिया, और स्क्वायर और अंडर रूट तो एक साथ रह ही नहीं सकते, ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो यहाँ से रहेगा मेरे पास 5 इंटू क्यू स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर। बस इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है, और 5 को आपको पी के स्क्वायर में लेके जाना। की स्क्वायर इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई में है तो इधर आ जाएगा डिवाइड में, पी स्क्वायर अपॉन 5, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए वोल्ट लेते हैं। अब छोटा सा एक चीज समझने की कोशिश करते हैं। एक देखो कि क्या मैं एक छोटा सा एक एक्सप्रेशन ले रहा हूं, आएंगे वापस क्वेश्चन पे आएंगे। मैं आपसे कहूं कि 20 को मैं 5 से डिवाइड कर तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा। आप कहोगे कि सर अगर मैं 20 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 4 टाइम्स जाएगा, तो रिजल्ट आएगा आपका 4। क्लियर है? ठीक, 5 से 20 को डिवाइड किया तो 4 आया, और आप देखोगे 4 क्या है, एक इंटीजर। 4 तो एक इंटीजर है, कंप्लीट नंबर है, इंटीजर ही तो है। ठीक, पॉइंट में तो नहीं है ना ये। ठीक, चलो अब मैं एक दूसरा एक्सपेंड ले लेता हूं, एक्सप्रेशन 22/5। अब अगर मैं 5 से 22 को डिवाइड करता हूं तो आप कहोगे सर 22 को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 5 4 जा 20, यहां पे कितना बचे थे 2। आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा, 0 बढ़ाना पड़ेगा, 5 4 जा 20। इसका मतलब इसका रिजल्ट कितना है 4.4। ठीक, क्लियर? चलो, यानी कि ये क्या इंटीजर है, इसका रिजल्ट पे सिर्फ रिजल्ट पे फोकस करेंगे, क्या ये इंटीजर है। इन दो एक्सप्रेशन से मैं एक कॉमन बात समझ सकता हूँ, क्या कि अगर मैं किसी नंबर से दूसरे नंबर को डिवाइड करता हूं, अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, कंप्लीटली, अगर ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाए तो जो हमारा रिजल्ट आता है वो इंटीजर आता है। बिल्कुल ठीक, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। अगर वो कंप्लीटली डिवाइड ना हो तो रिजल्ट आपका इंटीजर नहीं आता। भाई इतनी सी बात तो समझें, अगर कोई नंबर कंप्लीट डिवाइड कर रहा है तो वो इंटीजर है, और अगर वो कुछ रिमाइंडर वगैरह रह रहा है वहां पे तो आप कहेंगे कि वो इंटीजर, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। ठीक, चलो अब वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। चलो, अभी जो थोड़ी देर पहले हमने यहाँ क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो हमने बोला था कि पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स बोला था। पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स। इंटीजर्स होते हैं कंप्लीट नंबर, राइट। चलो अब सिर्फ आप क्यू वाले पे फोकस करो। अगर क्यू आपका इंटीजर है तो क्यू स्क्वायर भी इंटीजर होगा। भाई इंटीजर का मतलब क्या है, 1 2 3 4 यही तो नंबर है। अगर उनका स्क्वायर भी, आप जाहिर सी बात है कि एक पॉजिटिव नंबर ही होगा, मतलब एक इंटीजर ही होगा। तो क्यू स्क्वायर अगर एक इंटीजर है तो इसका मतलब यह है कि आपने किसी नंबर को किसी नंबर से भाग किया तो आपके पास इंटीजर आया। और इंटीजर कब आ सकता है, जब ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड हुआ। भाई अभी जो मैंने चीज समझी उस समय यही तो बता पा रहा हूं कि रिजल्ट आपका इंटीजर तभी आता है जब आप कंप्लीटली डिवाइड करते हो। तो मैं इस चीज से ये कह सकता हूं कि आपका रिजल्ट इंटीजर है, तो इसका मतलब 5 ने पी स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड किया होगा। ठीक, चलो तो मैं इसको लिख सकता हूं पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। भाई पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, क्यों? क्योंकि वो एक इंटीजर दे रहा है हमें रिजल्ट। ठीक, तो पी 5 जो है, 5 जो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा होगा। ठीक, अब ध्यान देने वाली बात क्या है, 5 क्या आपके पास एक प्राइम नंबर, और पी स्क्वायर क्या आपके पास एक इंटीजर का स्क्वायर। और अगर एक इंटीजर का स्क्वायर एक प्राइम नंबर से डिवाइड होता है तो वो इंटीजर भी आपका प्राइम नंबर से डिवाइड होता है थ्योरम के अनुसार। सो डिविजिबल बाय 5। भाई जो हमने थ्योरम पढ़ी थी वो क्या कह रहा था कि अगर कोई प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वही प्राइम नंबर ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, जहां ए एक इंटीजर था, बिल्कुल सही। चलो, यानी कि पी स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड है तो पी भी 5 से डिवाइड होगा। अब देखो, क्या इस लाइन को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, P इज इक्वल टू 5m। आप कहोगे सर ये क्या है, चलो देखते हैं ये क्या है। भाई अब इस चीज को मैं इस तरीके से समझने की कोशिश करता हूं कि अगर मैं 2 से 10 को डिवाइड कर रहा हूं तो वो कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम।
छोटा सा समझने की कोशिश करो, एकदम समझ में आ जाएगा कि ये क्या चीज़ है। 2 5 जा 10, राइट। यानी कि मेरे पास जो रिजल्ट आया 2 5 जा 10। अब देखो ये आपका डिविजर है, ये आपका डिविडेंट है और ये आपका क्वोशिएंट है, रिमाइंडर यहाँ पे बचा नहीं है। तो इसको किस तरीके से लिखते हैं? देखो आप कहोगे कि सर इसको लिखने का तरीका होता है डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट, यही तो होता है। चलो, यानी कि जो ये नंबर जिससे हमने डिवाइड किया है इसे एक साइड लिखेंगे इक्वल टू, जिस नंबर से डिवाइड किया है जो रिजल्ट आया है इन दोनों की मल्टीप्लाई करके एक तरफ, डिविजर है 2 क्वोशिएंट 5। भाई जो नंबर हमने डिवाइड किया उसे एक तरफ और बाकी जो दो नंबर जिससे डिवाइड किया और जो रिजल्ट आया इन्हें एक तरफ, रिमाइंडर इसके अंदर है, कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है इसलिए, राइट। चलो अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन वाले कंडीशन पे। भाई वो कह रहा है कि 5 जो है p को कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 5 जो है p को डिवाइड कर रहा है? तो p यार कोई नंबर ही रहा होगा, जाहिर सी बात है। अब p की मुझे वैल्यू तो नहीं पता कि p, सपोज करो p जो है 30 होता तो मैं बता देता कि 6 टाइम्स आ रहा है। चूंकि p मुझे पता नहीं है क्या नंबर है, तो मैं ऐसे ही अपने आप मान लेता हूँ कि p जो है m टाइम्स जा रहा होगा 5 से, ठीक। 5 इंटू m इक्वल टू p। भाई m भी यहाँ पे कोई नंबर है, p भी कोई नंबर है। भाई जब मुझे p नहीं पता तो मुझे m भी नहीं पता, मैं ये मान के चल रहा हूँ, ठीक। अब मैं इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से कैसे लिख सकता हूँ? तो आप कहोगे डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट। भाई इन दो नंबर की मल्टीप्लाई इक्वल टू आती है इस नंबर की, ठीक। और देखना मैं यही तो लिख रहा हूँ, p इक्वल टू 5m, बिल्कुल सेम ही चीज लिखी है मैंने, ठीक। तो ये लाइन मैंने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे दिया है इसको, इक्वेशन नंबर 2। और जहां पे m क्या है? एक इंटीजर। क्यों? समझने वाली बात है। ऐसा क्यों? क्योंकि 5 जो है p को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, और कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है जाहिर सी बात है इंटीजर बना रहा हो, रिमाइंडर तो कुछ रह ही नहीं रहा ना यहाँ पे, तो m क्या है? इंटीजर। चलो देखते हैं अब आगे। अब करना क्या है आपको कि p की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से उठा करके इक्वेशन नंबर के अंदर पुट करनी है, 1 के अंदर। चलो देखते हैं क्या। पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1, राइट। तो देखो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर मैं पहले पुट करता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 क्या है? क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर है, p की वैल्यू क्या है मेरे पास? 5m, इक्वेशन नंबर 2 से, राइट। तो p स्क्वायर की जगह मैं 5m रख दूंगा, p की जगह सॉरी स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर कर देंगे, तो p की जगह 5m रख दो, स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन 5, ठीक। चलो इस एक्सप्रेशन को और थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू आ गया आपका, भाई 5 का स्क्वायर अलग होगा, m का स्क्वायर अलग होगा, अभी तो बताया था मैंने यहाँ पर, ठीक। भाई मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि √5 का स्क्वायर अलग है, क्यू का स्क्वायर अलग है, अगर तो कंप्लीट नंबर पर स्क्वायर लगता है तो, ठीक। चलो तो यानी कि 5 का स्क्वायर मतलब 25 और m का स्क्वायर m स्क्वायर अपॉन 5। चलो इस एक्सप्रेशन को आगे लेके जाते हैं। तो देखो 5 से 25 कितनी टाइम्स कर जाएगा? 5 टाइम। तो मैं इसको लिख सकता हूं क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 m स्क्वायर, ठीक। और जैसा पिछले एक्सप्रेशन में किया था हमने, इस 5 को क्यू स्क्वायर के अपॉन में ले जाओ, तो हम कह सकते हैं क्यू स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू m स्क्वायर, ठीक। देखो मैंने आपको बताया था कि m क्या है? एक इंटीजर, और इंटीजर का स्क्वायर क्या होगा? इंटीजर, ठीक। तो क्यू स्क्वायर अपॉन 5 का क्या मतलब है कि अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है और वो उसका रिजल्ट इंटीजर आ रहा है, इसका मतलब इसने इसे कंप्लीटली डिवाइड किया होगा। तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। भाई क्यू स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा होगा तभी तो रिजल्ट इंटीजर आ रहा है। चलो क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, थ्योरम से। भाई थ्योरम क्या कह रही थी कि अगर एक इंटीजर का स्क्वायर एक प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो इंटीजर भी प्राइम नंबर से डिवाइड होगा,
राइट। चलो अब देखो मैं इस क्वेश्चन को समराइज करने वाला हूं। बिल्कुल यहां तक हमें इस एक्सप्रेशन को करना था। अब इस क्वेश्चन में सिर्फ 2 लाइनों पे ध्यान दो। एक तो इस लाइन पे जो ये वाली है, P इज डिविजिबल बाय 5। ठीक, यहां पे कह रहा है P किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, 5 से। बिल्कुल क्लियर स्टेट वर्ड्स में। अब आते हैं इस वाली लाइन पे, और यहां पे कह रहा है कि Q कौन से नंबर से डिवाइड हो रहा है, 5 से। यानी कि ये 2 अलग अलग लाइनों में ये बात बोल रहा है कि P 5 से डिवाइड हो रहा है और Q भी 5 से डिवाइड हो रहा है। भाई अगर ये 2 नंबर एक ही नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि 5 इनका कॉमन फैक्टर है। भाई कॉमन फैक्टर का मतलब क्या था कि ये एक नंबर से डिवाइड नहीं होने चाहिए थे, है ना। यही तो मतलब था कि कोप्राइम के लिए। तो इसका मतलब है कि P और Q अगर 5 से डिवाइड हो रहे हैं तो P और Q कोप्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि कोप्राइम नंबर किसी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक, तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं क्लियरली, P, Q आर नोट कोप्राइम। भाई दिख रहा है, क्योंकि ये 5 से डिवाइड हो रहे हैं तो इनको हम बोल भी नहीं सकते कि ये जो है कोप्राइम नंबर है। अगर ये कोप्राइम नंबर नहीं है तो हमारा अजम्पशन गलत है, क्योंकि हमने इनको तो कोप्राइम माना था। हमने यही तो माना है कि ये दोनों कोप्राइम है, यानी कि ये तो हमारा अजम्पशन था। भाई हमने अज्यूम करा था कि √5 एक रेशनल नंबर और ये कोप्राइम नंबर है, और अभी हम ये इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि P और Q कोप्राइम नंबर है। इसका मतलब क्या है कि हमारा अजम्पशन गलत है, और अगर हमारा अजम्पशन गलत है तो इसका मतलब है कि हमारा अजम्पशन ये तो था कि √5 एक रेशनल नंबर है। इसका मतलब है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो हम यहां पर लिख देंगे 10 our assumption is इनकरेक्ट। भाई हमारा अजम्पशन इनकरेक्ट है। भाई हमारा अजम्पशन इनकरेक्ट है, क्यों? क्योंकि P और Q को हमने कोप्राइम माना था और यहाँ पे कोप्राइम आ ही नहीं रही, इसलिए हमारा अजम्पशन इनकरेक्ट है। और अगर हमारे अजम्पशन इनकरेक्ट है तो हम कह सकते हैं हेंस √5 इज इरेशनल। प्रूफ्ड। ठीक, देखो बच्चों का क्या है कि वो ना शॉर्ट सॉल्यूशन ढूंढते हैं कि किसी तरीके से शॉर्ट सॉल्यूशन मिल जाए, और फिर वो एग्जाम तक जाते जाते उसको आराम से भूल जाते हैं। फिर अधिकतर एग्जाम्स में भी गलती करते हैं अगर वो क्वेश्चन थोड़ा बहुत घुमा फिरा करके दे देता तो मेरा मानना यही है कि आप डीप में अगर कोई क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा ठीक सा क्वेश्चन है, तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक, ताकि आपको क्वेश्चन को समझने में और उसको करने में आसानी हो। और आप अगर 1 या 2 बार अपने हाथ से इसको करके देख लेंगे तो इजीली ये हो जाएगा। ठीक, अभी भी अगर किसी बच्चे को लगता है कि कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख दे। ठीक, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा उसको। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।